ऑटिज़्म अवेयरनेस सीरीज के लिए हमने जो मुहिम की शुरुआत की थी, ऑटिज़्म फ्री इंडिया मिशन की भी शुरुआत की थी, और जो अवेयरनेस हम फैला रहे हैं, लोगों के बीच जागरूकता जो फैला रहे हैं, ताकि सारे लोग इन सब चीज़ों से अवेयर हों, खुद पे डिपेंडेंट हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, जितनी सारी चीज़ें समझ सकें। इसको एक पॉजिटिव वे में हम लेके चल रहे हैं। काफ़ी लोगों का सपोर्ट भी है हमारे साथ, काफ़ी लोगों का सहयोग मिलता है। हमने कभी भी किसी को मना नहीं किया कि आप कहीं सेंटर में थेरेपी के लिए जाते हैं तो वो मना नहीं किया है, क्योंकि क्या होता है ना कि जिन बच्चों में नीड है आप खुद से हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसके एक्सपर्ट नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लेके जाना पड़ेगा उसके एक्सपर्ट के पास, जो कि उसको प्रॉपर हैंडल करेंगे और एक डायरेक्शन देंगे कि आपको इस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, ऐसे ऐसे काम आपको करना चाहिए। तो होता है कि कुछ समय जो अब बच्चा आपके पास है, घर में रह रहा है, तो आप कर सकें। उसके बाद जहाँ पे आप लेके जा रहे हैं वहाँ बहुत सारी चीज़ें, माहौल चेंज होने की वजह से भी क्या होता है कि बच्चे वहाँ पे कोऑपरेट करते हैं। घर में तो होता है कि ये तो मेरे ही घर में रह रहे हैं, मतलब कि बच्चे के घर में माता पिता रह रहे हैं, तो देख रहे हैं कि मेरे ही घर में रह रहे हैं, छोड़ के जाएंगे कहाँ, तो इसीलिए उनके साथ यूज टू हुआ रहता है, कंफर्ट जोन में रहता है, तो नहीं उनकी बात मानता, उतना नहीं ये करता। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि बस जितनी चीज़ें आप घर पे मैनेज कर सकते हैं, जितना बढ़िया से बढ़िया मैनेज करते, 22-23 घंटे तो आपके साथ रहता है, ये तो फैक्ट है। तो जितना बढ़िया से आप मैनेज कर लेंगे घर पे, कुछ चीज़ें जो आपसे मैनेज नहीं होने वाली है उसके लिए बाहर तो जाना ही होता है। जिन लोगों में ज़रूरत होती है उनको जाना होता है, कुछ लोगों में ज़रूरत नहीं भी होती है तो हम मना भी कर देते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे मैनेज कर सकते हैं। कुछ लोगों के साथ होता है कि फाइनेंशियल इशूज़ हैं, कुछ लोगों को टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग फैमिली की प्रॉब्लम। कुछ लोग के फैमिली में एक्सेप्टेंस नहीं है, फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। जनरली क्या होता है कि बच्चे के माता चूँकि उसको देख रही है, मदर देख रही है, तो उसको पता है कि हाँ बच्चे को प्रॉब्लम है, लेकिन फादर या फिर ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो उन लोगों को भी प्रॉब्लम है कि कहीं बाहर नहीं जा सकते, किस बहाने जाएंगे। बहुत सारे केस ऐसे मेरे पास आए, पटना ही से कुछ लोग ऐसे अच्छी फैमिली से, वो मतलब कि ये नहीं कि फाइनेंशियल इशूज़ हैं या फिर ऐसा कुछ नहीं, अच्छे खासे घर से हैं, लेकिन क्या है कि एक्सेप्टेंस नहीं है फैमिली में। इसकी वजह से उन लोग को बस होता है कि कभी कभार टाइम निकला, कहीं घूमने निकले, उसी में टाइम निकाल के आ गए। तो इस तरह की प्रॉब्लम सारी जगहों पे है। उन लोगों के लिए हमने ये ऑनलाइन सेशन शुरू किया है ताकि आप लोग को प्रॉपर सही गाइडलाइन दिया जा सके और सही दिशा में आप आगे बढ़ सकें। प्रॉपर असेसमेंट बच्चे का ज़रूरी होता है। असेसमेंट मतलब डायग्नोसिस कि आखिर एग्जैक्टली बच्चे को प्रॉब्लम है क्या, और जब एग्जैक्ट प्रॉब्लम आपको समझ में आएगी तभी आपको उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन समझ में आएगा। इसी के लिए हमने मिशन ऑटिज़्म फ्री इंडिया जो हमारा मुहिम है इसकी शुरुआत की है। जो लोग भी हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में जुड़ना चाहते हैं, हमारा ये कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे, इस पे आप 2 PM to 4 PM में कॉल कर सकते हैं, इस पे बात हो जाएगी। अगर नहीं बात हो पाती है, किसी कारणवश हम फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोगों का फ़ोन आते रहता है, या फिर उन्हीं समय में कुछ हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, कुछ काम आ गया तो उसमें हम चले गए तो कॉल नहीं रिसीव कर पाए, तो ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, ऑफिशियल व्हाट्सएप है। तो इस पे आप कॉल करके या फिर मैसेज करके और बात कर सकते हैं। मैसेज में ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैसेज में आप ये कर लें, आपको जो भी प्रोटोकॉल है वो दे दिया जाएगा कि ऑनलाइन सेशन में कैसे कैसे जुड़ सकते हैं, और उसके बाद आपको एक टाइम स्लॉट दिया जाता है, उसमें आप अवेलेबल रहेंगे, आपके बच्चे का असेसमेंट किया जाएगा, आगे का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और डायग्नोसिस वगैरह हम देते हैं कि बच्चे को एक्चुअली है क्या और इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या क्या होना चाहिए जो कि सही वे में चले। तो ये हम इतना करते हैं, और क्या है कि आप लोगों को अवेयर करते हैं, पॉजिटिव चीज़ें सिखाते हैं, समझाते हैं कि इसमें कैसे सकारात्मक रूप से आप ये करें, अपना भागीदारी, अपनी भूमिका निभाएं। क्योंकि जनरली सेंटर, थेरेपी सेंटर्स जो भी हैं वो लोग क्या करते हैं कि बताते नहीं हैं कि घर पे करना क्या है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, सबको पता है। इसी के आड़ में वो क्या है कि अपना एक कमर्शियलाइजेशन भी है कि ज़्यादा लंबे समय तक खींचते रहेंगे तो हमारे पास पैसा आते रहेगा। तो ये सारी बातें हैं। तो इन सारी चीज़ों से परे होकर
हम चाहते हैं कि सारे पेरेंट्स खुद समझें कि बच्चे को एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जब तक आप एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, सॉल्यूशन उसका नहीं मिलेगा। तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल दे दिया है और वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। अब आज का जो वीडियो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला। इंटरेस्टिंग इसलिए रहने वाला है कि हम जो भी ये करते हैं, असेसमेंट करते हैं, प्रेस्क्रिप्शन जो बनाते हैं, उसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। अब क्या है कि ये A4 साइज़ का पेपर होता है, ये आपके सामने जो दिख रहा है A4 साइज़ का पेपर है। हम इसका एक स्क्रीनशॉट भी डाल देंगे, उस पर आपको क्लियर दिखेगा। तो A4 साइज़ का पेपर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। तो इसलिए जनरली डॉक्टर्स की राइटिंग क्या है कि थोड़ा कर्सिव टाइप में और छोटा छोटा लिखना होता है, तो बहुत सारे लोगों को सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो हमने सोचा कि जो हम असेसमेंट करते हैं या फिर जो कंसल्टेशन करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हम लिखते हैं और किस आधार पर डायग्नोसिस करते हैं, ये लोगों को जानना चाहिए। जानने से बहुत सारी चीज़ें आपको भी समझ में आएंगी, आपको भी समझ में आएगा कि अच्छा बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम है तो कुछ इस तरह का ये हो सकता है। तो इससे अवेयरनेस लोगों में फैलेगी। एक जागरूकता के लिए हमने ये सोचा है कि इसको शुरू करते हैं। इसमें जो बच्चे का प्रेस्क्रिप्शन हमने रेडी किया है, बच्चे का नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि ये प्राइवेसी का मैटर है। हम कोशिश करते हैं कि नाम नहीं। हम जो बता रहे थे कि प्रेस्क्रिप्शन को आज डिटेल में सारी चीज़ें समझाएंगे पढ़ के कि कैसे कैसे क्या होता है। देखिए, इसमें सबसे पहले नाम पेशेंट जो है उसका लिखा गया, एज क्या है, जेंडर क्या है, एड्रेस कहाँ से है, और डेट मेंशन किया जाता है किस दिन में हुआ है ये। उसके बाद क्या होता है कि मदर फादर की एज ली जाती है, हिस्ट्री, थोड़ा सा फैमिलियल बैकग्राउंड जानना होता है। फैमिलियल बैकग्राउंड से भी काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं। तो मदर की एज क्या है, फादर की एज है क्या है, मतलब उनमें कितना एज गैप है, उन सब चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। सेक्सुअल हेल्थ पे इससे असर पड़ता है, इसलिए ये सारी चीज़ें ली जाती हैं। उसके बाद प्रोफेशन क्या है, तो प्रोफेशन, अब मदर हाउसवाइफ है, जनरली हाउसवाइफ मिलती हैं। उसके बाद से फादर का प्रोफेशन क्या है, मतलब स्ट्रेस वाला जॉब नहीं है, सिटिंग जॉब नहीं है। जैसे कि बैंकर लोगों के बच्चों में सबसे ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम देखने को अभी तक मुझे मिली है, या फिर जिनका सिटिंग जॉब है, जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहा है, तो उसकी वजह से सेक्सुअल हेल्थ पे भी असर पड़ता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में ली जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे है न्यूक्लियर फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली। तो जनरली देखा गया है कि इस तरह के केसेस आ रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली में, तो वो हमने मेंशन किया है। अब जब आप ये में जाएंगे, इसके बाद तुरंत हम जाते हैं हिस्ट्री में कि बच्चे के बर्थ हिस्ट्री क्या है, मेडिकल हिस्ट्री, कुछ पास्ट मेडिकल हिस्ट्री रहा है या प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री कुछ है, या फिर मदर को किसी तरह की प्रॉब्लम उस टाइम थी प्रेगनेंसी के टाइम, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में ली जाती हैं। तो हिस्ट्री जो होता है, इसमें सबसे पहले डिलीवरी कैसा हुआ है, किस तरह का डिलीवरी हुआ। तो सीजेरियन डिलीवरी है इस बच्चे का, जो है सीजेरियन डिलीवरी। ये बच्चा हरियाणा से है, बच्चे का नाम नहीं लेंगे, 3 इयर्स का है, सीजेरियन डिलीवरी है। अब उसमें होता है कि प्री टर्म डिलीवरी हुआ है, पोस्ट पार्टम हुआ है, मतलब कि समय से पहले हुआ, समय के बाद हुआ, उन सब चीज़ों का भी असर होता है इस तरह के केसेस पे। तो प्री टर्म डिलीवरी है, 25 डेज ये बिफोर हुआ, 25 दिन पहले, मतलब 1 महीना पहले या 8 महीने पे ये बच्चा हुआ, ये प्री टर्म डिलीवरी है। ये सारी चीज़ें भी हिस्ट्री में होती हैं, इसकी वजह से भी कुछ ये हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को। बच्चा 2-3 सेकेंड बाद रोया है तो वो नॉर्मल क्राइंग में आएगा। वेट बच्चे की लगभग 4.5 kg है, जो कि क्या होता है ना कि 2.5 kg से 3.5-4 kg तक एक नॉर्मल ये होता है, एवरेज वेट होता है। बर्थ वेट तो ठीक है, लेकिन 4.5 kg 5 kg मतलब बच्चे का वेट ज़्यादा था, इसलिए पहले उन लोग को ऑपरेशन करके ये करना पड़ा। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब इसमें है कि हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़ टू मदर। जनरली प्रेगनेंसी के टाइम में गेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है, मतलब उसमें ब्लड शुगर का लेवल थोड़ा सा ये होता है, तो वो उसमें कोई ज़्यादा हड़बड़ाने वाली बात नहीं होती, सारे लोगों में नहीं होता, कुछ लोगों में होता है। तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ टेम्पररी ये है, प्रेगनेंसी के बाद जनरली वो ख़त्म हो जाता है। प्रेगनेंसी के बाद कह रहे हैं, डिलीवरी के बाद वो जनरली ख़त्म हो जाता है। अब उसके बाद फिर आते हैं, ये मदर को हुआ गेस्टेशनल डायबिटीज़ टू मदर, ये तो मदर का ये हो रहा। मदर को और कोई मेडिसिन वगैरह चला था कि नहीं, ये सारी चीज़ें जान लेनी होती है।
उसके बाद आते हैं तो बच्चे की हिस्ट्री में फिर से, तो हिस्ट्री ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेटल मतलब तुरंत का जन्मा हुआ बच्चा, जनरली उनमें कुछ बच्चों में एनीमिया, कुछ बच्चों में जॉन्डिस देखने को मिलती है। मदर के प्लेसेंटा से, मदर जो कंज्यूम करेगी फूड मटेरियल के तौर पे, जब आप मान लिया कि जैसे मदर एल्कोहलिक है तो वो दारू पिएगी तो बच्चा भी पिएगा, बच्चे का लीवर खराब होगा, उसको सिरोसिस हो सकता है, जॉन्डिस सीवियर फॉर्म में आ सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। मदर अगर स्मोकर है, वो सिगरेट वगैरह पीती है तो बच्चे को लंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों मदर के हेल्थ पे, इसलिए तो बोला जाता है कि मदर को हेल्दी रहना चाहिए, प्रेगनेंसी के टाइम में तो हेल्दी खाना चाहिए, अननेसेसरी चीज़ें कुछ भी नहीं खानी चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड जो मेडिसिन होते हैं वो नहीं लेने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हिस्ट्री ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस, बच्चे को उस टाइम में जॉन्डिस रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट रहा 10 से 12 दिन के लिए। जनरली जिन बच्चों में जॉन्डिस का सिम्टम मिलता है उनको अल्ट्रावायलेट जो ये होता है, वो ब्लू बॉक्स जो होता है अल्ट्रावायलेट रे में रखा जाता है, या फिर बोला जाता है अगर माइनर हो, माइल्ड टाइप ये हो तो उसको बोला जाता है कि धूप में थोड़ा दिन दिखाइए वो सही हो जाए, और वही उसकी सीवियरिटी अगर ज़्यादा है तो उसको वही अल्ट्रावायलेट रे दिया जाता है ताकि वो बच्चे को ये हो, उसका जॉन्डिस क्योर हो सके। 10 से 12 दिन के लिए एडमिट रहा। अब 10 से 12 दिन एडमिट रहने में क्या हुआ ना कि बच्चे की स्किन में प्रॉब्लम आई, उसमें ब्लूइश कलर का ये होने लगा। अब उसके बाद क्या है कि बच्चे को स्किन की कुछ प्रॉब्लम हुई, उसके बाद घर आने के बाद स्किन में बच्चे की मदर बता रही थी कि स्किन में कुछ प्रॉब्लम, उल्टी कैरियर टाइम में वो चकत्ता वगैरह बनना शुरू हो गया था, तो कुछ हो रहा होगा, स्किन एलर्जी वगैरह हो रही होगी, तो उसके लिए उन लोग डॉक्टर के पास ले गए। तो पता ये चला कि उस टाइम में बच्चे को दवा चली थी, कोई बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो बहुत तरह की दवाएं चलती हैं। अब क्या होता है कि जैसे डॉक्टर के पास आप जाएंगे उस हिसाब से दवाएं चलती हैं। एक्सेस एलोपैथिक दवाएं देना बच्चों को नुकसान करेगा, तो बच्चे को दवा चली थी बहुत तरह, कुछ उसका लंबे टाइम तक दवा चला था स्किन वाली प्रॉब्लम की वजह से, जिससे कि बाद में क्या हुआ कि कुछ आस्थमा टाइप ये हुआ, सिम्टम्स आया, तो फिर उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया बच्चे को। वहाँ बताया गया कि ये जो दवाएं दी गई हैं, अब कौन कौन सी दवाएं उसमें थी उन्होंने मेंशन तो किया नहीं है कि कौन कौन सी दवा चली थी, मैंने पूछा भी नहीं, बस वो हिस्ट्री में मेंशन कर दिया जाता है कि दवाएं चली हैं, ये प्रॉब्लम थी तो एलोपैथ के पास गए, ये दवाएं चली। तो वो दवाएं जो एक्सेस चली हैं उसकी वजह से इस तरह का उसको ये आ रहा है, लंग्स का कुछ भी हो रहा हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, इन्फेक्शन हो, तो वो सारी चीज़ें। तो कुछ दिन एडमिटेड रहा बच्चा, उसके बाद से फिर नॉर्मल हुआ। उसके बाद क्या है कि घर आया वापस बच्चा, न्यूक्लियर फैमिली, कोविड के टाइम में जन्म लिया है बच्चे ने, तो स्क्रीन एक्सपोजर ज़्यादा रहा, उसकी वजह से भी बच्चे में प्रॉब्लम आई है। तो हिस्ट्री में इतनी सारी चीज़ें ली गई हैं। उसके बाद अब आते हैं कि कंप्लेन क्या है, कि कंप्लेन, चीफ कंप्लेन जो होता है बच्चों का या फिर पेशेंट का, उसमें चीफ कंप्लेन क्या है। तो आई कांटेक्ट बच्चे का है वो फेयर, अलग अलग ग्रेडिंग होती है, जैसे कि पुअर, उसके बाद से एवरेज, फेयर, गुड, और बेटर तो है कि वो बेटर है, तो गुड भी है तो ठीक है वो। तो इसी तरह की ग्रेडिंग होती है कि पहले पुअर होता है, फिर उसके बाद एवरेज में जाएंगे, फेयर में जाएंगे। फेयर मतलब कुछ हद तक तो ठीक है, और गुड होता है। तो ये आई कांटेक्ट बच्चे का फेयर है। नो रिस्पॉन्स ऑन नेम कॉलिंग, सिर्फ मदर से कभी कभी रिस्पॉन्ड करता है, बाकी कोई लोग नाम बुलाने पे नहीं आता। सुनने में प्रॉब्लम नहीं है, देखने में प्रॉब्लम नहीं है। सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, मतलब कि ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं। डिलेड स्पीच एंड कम्युनिकेशन, नीड बेस्ड स्पीच है, कुछ कुछ चीज़ें बोल लेता है, कभी कभार बोल लेता है, लेकिन डिलेड स्पीच एंड कम्युनिकेशन उसको है, मतलब कम्युनिकेशन मतलब प्रॉपर एक सेंटेंस मेकिंग। लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड कमांड फॉलोइंग, कंसंट्रेटेड नहीं रहता है एक चीज़ पे, कमांड फॉलो नहीं करता। जब जो बच्चे नाम पे ही नहीं ये करेगा तो कमांड फॉलो कैसे करें। उसके बाद आते हैं कि एडीएल देखा जाता है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जो होता है वो प्रॉपरली बच्चा फॉलो करता है कि नहीं करता है, वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, लेस डिपेंडेंट है। तो ये है कि डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स, ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है पेरेंट्स पे। अब कुछ कुछ सिम्टम्स भी इसमें, साइन सिम्टम्स भी चेक करने होते हैं ताकि हमारा डायग्नोसिस प्रॉपर हो सके। हिस्ट्री तो हमने ले लिया,
कुछ जो कॉमन सिम्टम्स वो हमने ले लिए, अब कुछ स्पेसिफिक जो उसमें सिर्फ साइन सिम्टम्स होते हैं उन पे बात करते हैं। सेंसरी और बिहेवियरल जो इशूज होते हैं उन पे बात करते हैं। तो विजुअल स्टिमिंग, लाइट को देख के आइज ब्लिंक करना, या फिर आँख के कॉर्नर से देखना, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को नचा के देखना, या कंटिन्यूसली किसी चीज़ को स्टेयर करते रहना, वो विजुअल स्टिमिंग में आता है। लाइट को ऑन ऑफ करके बार बार देखना, वो हाथ से जो ये करता है या तो वो सारी चीज़ें आती हैं विजुअल स्टिमिंग। टेक्टाइल स्टिमिंग मतलब बच्चा क्या करता है ना कि जैसे ये टेबल है, इस पर हाथ ऐसे पीटना, दीवार वाल पे हाथ मारना, बार बार स्विच ऑन ऑफ करना, भी वो भी टेक्टाइल और विजुअल दोनों में आता है। तो वो भी बच्चा करता है। हाथ में कोई चीज़ पकड़ के रखना, टैक्टाइल सीकिंग बिहेवियर कुछ बच्चों में होता है कि बार बार हेयर को, मतलब अलग अलग टेक्सचर की चीज़ों को बार बार वो टच करके, रुखड़ी चीज़ों को जो रफ सरफेसेस होते हैं उनको टच करके ये करना चाहते, तो टैक्टाइल सीकिंग बिहेवियर होता है। किसी में टैक्टाइल हाइपोसेंसिटिविटी, किसी में हाइपर सेंसिटिविटी, वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। हमने जो स्टिमिंग पे लगातार एक सीरीज बनाई है, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसको। वर्बल स्टिमिंग है जिसमें हमिंग, ग्रंटिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं करके, कुछ बच्चे ऐसे करते रहते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक साउंड एक निकालते रहना, वो होता है वर्बल स्टिमिंग में आता है। अननेसेसरी कुछ भी बोलते रहना, वो भी वर्बल स्टिमिंग में आता है। उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ बातें आपने बोली और बच्चे ने वो रिपीट कर दिया, वो होता है इकोलैलिया, मतलब कि बात को रिपीट करना। उसके बाद से बच्चे में हैंड फ्लैपिंग वगैरह भी है, एक्साइटेड होकर हैंड फ्लैपिंग करता है। टो वर्किंग, और क्या है कि पीछे की तरफ जो रिवर्स चलता है, वो पीछे की तरफ, कुछ बच्चे नहीं होते हैं कि जैसे हम लोग भी पहले ट्राई करते थे, आंख बंद करके वो पीछे चलते जाते थे, कितना दूर चले जाते, तो उस बच्चे में उस तरह का है कि टो वर्किंग भी करता है, और क्या करता है कि एकदम से खड़ा हो जाएगा, प्रॉपर बैलेंस करते हुए पीछे की तरफ भागते जाएगा, तो ये भी प्रॉब्लम उसमें है। वेस्टिबुलर स्टिमिंग भी है, कुछ कुछ बच्चे होते हैं। वेस्टिबुलर स्टिमिंग में क्या होता है ना कि गोल गोल नाचना, या फिर हाइट पे चढ़ने से भी डर लगना, ये सारी चीज़ें आती है वेस्टिबुलर स्टिमिंग में। मूड स्विंग, मूड स्विंग में क्या होता है ना कि बच्चा कभी खुश है, कभी इरिटेट हो गया, कभी अचानक से रोने लगा गया, कभी अचानक से हंसने लग गया, ये सारी चीज़ें आती हैं मूड स्विंग में। बिहेवियरल टेंट्रम्स भी हैं, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, हमको यही चाहिए, वही चाहिए, ये सारी चीज़ें होती है। ये टेंट्रम्स जानबूझ के करना, किसी खास चीज़ को ज़्यादा ये करना, वो होता है उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव कुछ खास चीज़ों से ऑब्सेस्ड, ऑब्सेसिव कंपल्सिव नेचर होता है उस तरह का बच्चों का, कि रिपीटिटिवली वही चीज़ें करना चाहेंगे जो उनको पसंद है। खाने की चीज़ें, कुछ लिखने पढ़ने का, कुछ करते रहने का, कुछ कपड़े का, कि बार 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 वही चीज़ें, एक ही चीज़ को बार बार करेंगे। इस पर हमने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। गट हेल्थ इशूज भी हैं, बच्चे को डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। विंटर सीजन में कैप बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहता, ये ओवर सेंसिटिविटी की वजह से होता है। सेंसरी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैंने टर्म बताया था, उस पर होता है। एक वीडियो में मैंने बताया भी था जिसमें सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर पे हमने वीडियो बनाया। डिलेड माइलस्टोन है, न्यूरोलॉजिकल माइलस्टोन डिले है, फिजिकल माइलस्टोन डिले नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उस बच्चे में प्रेजेंट हैं। और स्पीच एंड कम्युनिकेशन डिले है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं जो कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर की तरफ ये कर रही हैं। जैसे कि कैप वैप नहीं पहनते हैं बच्चे, हेयर कट नेल कट नहीं कराते हैं बच्चे, कुछ बच्चे प्राइवेट पार्ट को अपना रब करते रहते हैं अननेसेसरीली, उसको ये करते रहते हैं। उसमें जैसे पैंट खोलेंगे हवा लगेगी तो उसमें उनको सेंसेशन होगा, तो उसकी वजह से ये करते रहते हैं। तो एक तो ये हो गया कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर, हमने एक प्रोविजनल डायग्नोसिस हमारा होता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर, उसमें कुछ कुछ चीज़ें ये ऑटिज्म की तरफ इशारा भी कर रही हैं। तो ASD सस्पेक्टेड हमने इसमें लिखा है, जैसा कि मैंने बोला कि इसका एक फ़ोटो इसमें डाल देंगे, वो आप लोग देख सकते हैं। ASD सस्पेक्टेड हमने लिखा, मतलब कि सस्पेक्टेड केस है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर का। 2-4 सेशन होंगे, उसके बाद समझ में आएगा। और चूंकि एज भी अब की बच्चे की अभी तुरंत ही 3 साल हुई है, तो कंफर्म ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, बॉर्डर लाइन ऑटिज्म टाइप साइंस इसमें है,
डिलेड स्पीच एंड कम्युनिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें समझता भी है, बोलता भी है, बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल पाता। तो डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज या कम्युनिकेशन जो बोलते हैं वो इस बच्चे को है। तो हमारा डायग्नोसिस, प्रोविजनल डायग्नोसिस यही होता है, ये हमने डायग्नोसिस किया। उसके बाद से होम प्रोटोकॉल में है कि जैसे अभी इसमें एडवाइस दिया जाता है कि ट्रीटमेंट क्या क्या चलेगा। तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की नीड है। इसमें न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी, स्पीच एंड कम्युनिकेशन थेरेपी, एडीएल एंड बिहेवियरल ट्रेनिंग, ये हो गया हमारा ये कि जो कि यही प्रोटोकॉल चलेगा। अब उसको थोड़ा सा ये किया जाता है कि घर पे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो होम प्रोटोकॉल आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें उल्टा दिख रहा होगा। होम प्रोटोकॉल में है कि जैसे कि बच्चा अगर हेयर कट नहीं कराता, नेल कट नहीं कराता, ओवर सेंसिटिविटी है, तो उसमें सेंसरी ब्रशिंग यूज करते हैं। जॉइंट कंप्रेशन करते हैं बॉडी अवेयरनेस के लिए। हेड कंप्रेशन, बच्चे इरिटेट हो जाएं तो उनके लिए हेड कंप्रेशन करते हैं, बच्चे स्थिर होते हैं। जिन बच्चों में स्पीच वगैरह की प्रॉब्लम है, ब्लोइंग और ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करते हैं। ओरोमोटर स्टिमुलेशन करते हैं ताकि फेशियल मसल की स्ट्रेंथ बढ़े। टंग टाई है तो उसके लिए ये करना होता है कि टंग टाई पहले चेक करना होता है, उसकी वजह से भी स्पीच में प्रॉब्लम बच्चों को आती है। च्यूइंग की एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब प्रॉपर इसको फेशियल मसल का स्ट्रेंथ के लिए, टंग के जो मसल है उसके स्ट्रेंथनिंग के लिए करनी होती है। सेंसरी और विजुअल स्टिमुलेशन होता है बच्चे में जो ये है प्रॉब्लम, उसकी वजह से बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइजेज होती हैं। ये होता है हमारा कि एक हमने बच्चे का ये किया, हिस्ट्री पूरा लिया और उसके बाद से हमने ऐसे ऐसे ये किया और डायग्नोसिस में हमने ये कहा कि ये चीज़ है। ये इसके बाद फिर एक रिव्यू सेशन होता है। रिव्यू सेशन जब हो जाता है उसमें बच्चे में प्रैक्टिकली कुछ कुछ चीज़ें अप्लाई की जाती हैं, जो जो एक्टिविटीज़ हम समझाते हैं, पेरेंट्स उधर से ये करेंगे। तो उसमें भी देखा जाता है कि बच्चा कितना कोऑपरेटिव है, सिटिंग टॉलरेंस है कि नहीं है, उसमें सिटिंग इंटॉलरेंस होता है, रेस्टलेसनेस होती है बच्चों में। तो ये सारी चीज़ें भी चेक करनी होती है, उसके हिसाब से तब प्रॉपर प्लान दे दिया जाता है। और तब उसके बाद होता है कि मंथ में 10 डेज का हम सेशन देते हैं, जो कि आप उसके लिए आपको 4000 रुपये पे करने होते हैं और वीक में 2 या 3 सेशन होता है। तो उसके वजह से क्या होता है ना कि सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली समझा दी जाती हैं और आपको जो भी सवाल होते हैं, एक सेशन होता है कि पेरेंट्स के अवेयरनेस का, एक सेशन होता है प्रैक्टिकल का। तो जितने सारे सवाल आपके होते हैं, सारे सवालों का आपको सही जवाब मिल जाता है। और जितने भी लोग हमारे साथ, सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं, सब में क्या है कि घर पे रह के 30, 40, 50% तक इम्प्रूवमेंट है और वो बिल्कुल पॉजिटिव हैं। पहले जो स्ट्रेस में रहते थे, पहले जो एंग्जाइटी उनको रहती थी, अभी वो बिल्कुल नॉर्मल है और बच्चे में बिल्कुल बढ़िया सुधार हो रहा है। तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोसेस हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है, आप हमारे साथ जुड़ें और मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया का जो मुहिम है उसमें आप सहयोगी बने, ताकि 5 साल के अंदर हम मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया को सक्सेसफुल बना सकें। और ऑटिज्म इज क्यूरेबल, बी अवेयर, बी पॉजिटिव। धन्यवाद।